अब आप बताओ, देश की फर्स्ट सिटीजन कौन है संविधान के अनुसार? महामहिम राष्ट्रपति जी। वो देश में मौजूद है, स्वस्थ है, वो उनको आप आग्रह करोगे तो वो आ भी जाएंगी। पर आपको फर्स्ट सिटीजन को नहीं बुलाना, क्योंकि आपको देश की महिलाओं का अपमान करना है, देश के आदिवासी समाज का अपमान करना है, देश के हर उस व्यक्ति का अपमान करना है जो हम्बल बैकग्राउंड से उठ के देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचे। महामहिम राष्ट्रपति जी बेहद हम्बल बैकग्राउंड से उठ के अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से आज राष्ट्रपति पद तक पहुंची है। उस महिला को आप नहीं बुलाना चाहते। क्यों नहीं बुलाना चाहते पता है? मुझे कारण पता है, मैं बताता हूँ आपको। वो जो पट्टी लगेगी ना उद्घाटन की, उसमें राष्ट्रपति का नाम प्रधानमंत्री के ऊपर आएगा प्रोटोकॉल में। प्रधानमंत्री जी को ये मंजूर नहीं है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ और उनको एडवाइस भी करता हूँ कि कल संडे को राष्ट्रपति जी से बुला के, और हम चाहते हैं उस उद्घाटन में आए, उद्घाटन करा लें, एक पट्टी लगवा लें, अगले संडे को एक और उद्घाटन कर दे। प्रधानमंत्री जी की तो आदत है, हमारी सारी योजनाओं का उन्होंने पुनः उद्घाटन किया है। एक और उद्घाटन कर दे और उसमें 6 पट्टी लगवा दे, 6 ब्लॉक, और 6 पे अपना ही नाम लिखवा दे। हमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री जी की और भाजपा की फितरत है। हमारी योजनाओं को वापस नए नाम दे दे के ही तो चालू किया है पिछले 9 सालों में। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा आग्रह है कि देश की महिलाओं का, देश के आदिवासी समाज का, देश के उस हर व्यक्ति का जो हम्बल बैकग्राउंड से उठ के देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचा है, अपनी मेहनत से उनका अपमान मत कीजिए। अभी भी आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी खुले मन से सोचिए, और राष्ट्रपति जी को, जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, उपराष्ट्रपति जी जो कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उन चेयरमैन राज्यसभा नहीं आएंगे। जो दोनों हाउस के सुप्रीम जो लीडर है वो नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। उनको बुलाइए प्रधानमंत्री जी, और इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कीजिए। 20 विपक्षी दल अगर एक फंक्शन में मौजूद नहीं होंगे ना प्रधानमंत्री जी, तो वो फंक्शन अधूरा रहेगा, और वो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन का फंक्शन है। तो खुले मन से सोचिए। और आपके माध्यम से बहुत छोटे छोटे 9 इश्यूज़ के सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं, और इस तरह की प्रेस वार्ताएं आज देश के सारे प्रमुख शहरों में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित की जा रही है। और नागपुर, जिसने हमेशा पूरे राष्ट्र को एक चिंतन दिया है, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस शहर में प्रेस वार्ता करने का सौभाग्य पार्टी ने मुझे दिया है। आज पंडित नेहरू जी की भी पुण्यतिथि है, और उन्हीं के एक कोट से अपनी बात शुरू करूंगा। फैक्ट्स आर फैक्ट्स एंड विल नॉट डिसअपियर ऑन अकाउंट ऑफ योर लाइक्स। सत्य सत्य ही होता है, आंखें बंद करने से, चीज़ों को डाइवर्ट करने से फैक्ट्स अपनी जगह से हिलते नहीं है। फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहेंगे, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री जी आज चुप्पी तोड़ दीजिए, और शाम को 5 बजे 9 साल में पहली बार एक बार प्रेस वार्ता करके इन 9 सवालों का सिलसिलेवार जवाब दे दीजिए, क्योंकि 9 वर्ष हो गए आपको। पहला सवाल है अर्थव्यवस्था पर। प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्यों हुआ कि पिछले 9 साल में 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी हुई और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई? मैं 6-7 वस्तुओं का दाम आपके सामने रखना चाहता हूं। गैस सिलेंडर जिसका दाम 2014 में 410 रुपये था, आज 1103 रुपये प्रति सिलेंडर मिल रहा है। पेट्रोल जिसका दाम 71 रुपये था, वो आज 95 से 110 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। डीजल जिसका दाम 55 रुपये प्रति लीटर था 2014 में, वो आज 83 से 105 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। सरसों का तेल जिसका दाम 90 रुपये प्रति किलो था, आज 143 रुपये प्रति किलो है। आटा जो कि 2014 में 22 रुपये प्रति किलो था, आज 34 रुपये से 36 रुपये प्रति किलो के बीच है। दूध
जिसका दाम 35 रुपये प्रति लीटर था 2014 में, आज 53 रुपये प्रति लीटर है। मुझे एक आदमी बताइए, इन सारी चीज़ों में जो वृद्धि हुई है वो 170% से लेकर 51% के बीच हुई है। मुझे एक आदमी बताइए, हिंदुस्तान में एक मध्यम आय वर्गीय परिवार के सदस्य का नाम बताइए जिसकी आय पिछले 9 साल में 169% बढ़ी है। हाँ, 2 जनों की बढ़ी है, वो पता है मुझे, आपको भी पता है, उनकी बात नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास अद्भुत चीज़ें हैं। दूसरी सवाल, पहला सवाल अर्थव्यवस्था पे, जो वाई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज स्काई रॉकेटिंग, वाई देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द इनकम बिटवीन द रिच एंड पुअर, आर्थिक असमानता लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। दूसरा, कृषि। आपको याद होगा महामहिम ने एक वाक्य दिया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। नागपुर, विदर्भ एक किसानों का बेल्ट है पूरा। एक मुझे विदर्भ का किसान बताइए जिसकी आय दुगनी छोड़ के 5% की भी जिसमें वृद्धि हुई है। भारत सरकार का आंकड़ा है कि किसानी से प्रतिदिन किसान 27 रुपये मात्र कमाता है। तो मोदी जी, इनको 54 रुपया करना आपका उद्देश्य था क्या? वो भी नहीं कर पाए आप। आपने जब 3 काले कानून लाए तो आपने वादा किया था कि एमएसपी का लीगल राइट देंगे। उन किसानों को आपने वादा करके उनका अनशन खत्म करवाया था। आज 1.5 साल हो गया, 150 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी थी उस आंदोलन में। आज उनकी शहादत के बदले जो उनकी एक ही डिमांड थी कि एमएसपी का मुझे लीगल राइट मिलना चाहिए, किस किसान को मिला और क्यों देने में समस्या है? मोदी जी, आप प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री मोदी जी का विरोध क्यों करता है हमेशा? मुख्यमंत्री मोदी जी ने कहा था गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कि किसान को एमएसपी का लीगल राइट मिलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। इसका जवाब दीजिए। तो दूसरा है हमारा सवाल कृषि पे कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, वो क्यों नहीं हुई? किसानों की एमएसपी का जो लीगल राइट है वो क्यों नहीं मिला? तीसरा सवाल, कैपिटलिज्म और क्रोनिज्म। हम बार बार, राहुल गांधी जी ने आपसे सवाल पूछा संसद में खड़े होके, सवाल आपको इतना अप्रिय लगा कि आपने राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता रद्द करवा दी। उनको सरकारी जो आवास मिला हुआ था वो सरकारी आवास ले लिया। आपको क्या लगता है, सरकारी आवास लेने से, लोकसभा की सदस्यता रद्द करने से हम सवाल करना बंद कर देंगे? सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि अडानी को जो 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के थ्रू मिला था वो पैसा किसका है, उसका असली मालिक कौन है? क्यों आपने पूंजीवाद और क्रोनिज्म को पिछले 9 साल में बढ़ावा दिया? क्यों ऐसा हुआ कि हमारे पंच महाभूत, धरती, आकाश, जल, पाताल, जो भी जहां भी कुछ भी सरकारी संपत्ति या टेंडर निकले हो वो अडानी को ही गए हो? ये सवाल आज भी वही खड़ा है। तो इसका जवाब दीजिए कि व्हाई यू आर पुटिंग लोगों की हार्ड अर्न्ड मनी जो उन्होंने एलआईसी और एसबीआई में जमा कराई हुई है, उस पैसों को आप क्रोनी, अपने दोस्तों को, अपने ऐसे दोस्तों को जिनके बारे में सवाल बड़े बड़े अनआंसर्ड हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है उसके बारे में अभी तक आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, तो इसके बारे में चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। तीसरा सवाल है कैपिटलिज्म और क्रोनिज्म। चौथा सवाल, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर। ऐसा क्यों हुआ प्रधानमंत्री जी कि आपकी 18 बार मीटिंग्स होने के बावजूद, 18 मीटिंग्स प्रधानमंत्री जी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, 18 बार, कभी साबरमती के तट पर, कभी तमिलनाडु के कोस्ट पे, कभी चाइना के बागान में, कहाँ कहाँ आप नहीं मिले, उसके बावजूद जो चीन का एग्रेशन है, 1500 किलोमीटर जो भारतीय टेरिटरी है वो आज चीन कंट्रोल क्यों कर रहा है? एलएसी के हमारी तरफ चीन परमानेंट बंकर बना के क्यों बैठा है? हेलीपैड बना के क्यों बैठा है? हमारे गांवों के, हमारे शहरों के नाम चीन चेंज कैसे कर रहा है? चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। शाम को 5 बजे जरूर करिए
पहला इकोनॉमी पे बताइए कि महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ाई, दूसरा किसानों के साथ छलावा और धोखा क्यों किया, एमएसपी की लीगल राइट क्यों नहीं दी, तीसरा एलआईसी और एसबीआई में जो पैसा लगा हुआ है हिंदुस्तान के आम लोगों का, मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवारों का, वो आपने अपने क्रोनी दोस्तों के हवाले क्यों कर दिया। अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया है, वो किसके हैं। चौथा, चीन के बारे में 18 मीटिंग में आपने क्या बात करी, क्यों 1500 स्क्वायर किलोमीटर की भारत माँ की भूमि आज चीन के कब्जे में है, इसके बारे में जवाब दीजिए। चौथा, पांचवा, सोशल हार्मनी। आज अपने छोटे इलेक्टोरल गेन्स के लिए मंत्री पद पे बैठे हुए लोग किस तरह के वाक्य बोलते हैं, गोली मारो फलानों को। प्रधानमंत्री ने क्या किया, जिस व्यक्ति ने ऐसे गलत और घटिया वाक्यों का प्रयोग किया उसको राज्य मंत्री से हटा के कैबिनेट मंत्री बना दिया। अर्थात जो गाली देगा, जो समाज में घृणा और नफरत का वातावरण फैलाएगा, प्रधानमंत्री जी उसको पदोन्नति देते हैं। क्यों सोशल हार्मनी पे डेंट लगाया हुआ है, क्यों आज जातियों में, धर्मों में, समुदायों में, अब तो जातियों के नीचे भी घुस गए, अब तो वो गोत्रों में भी विभेद करने लगे। क्या बाबा साहब अंबेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित नेहरू जी ने देश की आज़ादी इन चीज़ों के लिए दिलवाई? तो पांचवा सवाल ये है कि वाई प्राइम मिनिस्टर सर, आप पॉलिटिक्स ऑफ हेटेड, मतलब घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति अपने इलेक्टोरल छोटे मोटे गेन्स के लिए क्यों प्रयोग में लाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स है कि जो घृणा के क्राइम्स है, जो जिस तरह से हम आए दिन सुनते हैं कि एक व्यक्ति को 4 लोगों ने मिलके इतना पीटा कि वहीं पे मर गया, ये ऐसे एग्जाम्पल आज क्यों सेट हुए। ये पांचवा सवाल। छठा सवाल, सोशल जस्टिस के लिए, कि ऐसा क्यों हुआ कि जब एट्रोसिटीज विमेन, एससी, एसटी, ओबीसीज, माइनॉरिटीज पर लगातार बढ़ी तो आप उस समय खामोश क्यों रहे। और मैं सरकारी आंकड़ा लेके आया हूं, दलित्स के खिलाफ एट्रोसिटीज में 2014 से 23% की वृद्धि है, 23%। एंड दिस इज नॉट माई डेटा, ये मेरा डेटा नहीं है, ये भारत सरकार का डेटा है कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित इंक्रीज्ड बाय 23%। महिलाओं के खिलाफ क्राइम है जो 2013 में 3 लाख थे, वो आज बढ़ के 4,20,000 हो चुके हैं। तो क्यों आप खामोश रहे जब जो सोशल जस्टिस का फाउंडेशन है, जब एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स, एससी, एसटी, ओबीसीज, माइनॉरिटीज बढ़ रही थी, तब आप क्यों खामोश थे। और प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए एक सवाल का, कि कास्ट सेंसस, अभी तक आपने कास्ट सेंसस की डिमांड को इग्नोर क्यों किया हुआ है। क्या आप ओबीसीज को, दलित्स को, ट्राइब्स को, माइनॉरिटीज को और जनरल सेक्शन के लोगों को उनका राइट नहीं देना चाहते। तो क्यों आपने कास्ट सेंसस पे अभी तक रोक लगा रखी है, इसका जवाब दीजिए। आज चुप्पी तोड़ना है प्रधानमंत्री जी, हिम्मत करिए। और मैं आपकी ओर से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप उनसे कठिन सवाल मत पूछना, नहीं तो फिर वो नहीं आएंगे आपके सामने। सरल सरल सवाल ही पूछना, और ये 9 सवाल ही पूछना। 7वां, लोकतंत्र। देश के लोकतंत्र पे लगातार आपने हमला किया, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, भले ही वो अरुणाचल प्रदेश हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी आपको मैंडेट नहीं मिला था शासन करने का, पर आपने चुनी हुई शासन व्यवस्था को गिराकर एक दूसरी लोकतंत्र पे हमला करके एक दूसरी सरकार को वहां पर बैठा दिया। क्यों ऐसा होता है प्रधानमंत्री जी। ये संयोग है कि प्रयोग है कि ईडी अगर 95% नोटिसेस देता है, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाता है, तो 95% विपक्षी दलों के नेता होते हैं। क्योंकि बीजेपी के तो सांसद महाराष्ट्र के खुलेआम बोल चुके हैं। पाटिल साहब का आपको स्टेटमेंट याद होगा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, इनकम टैक्स भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भाजपा का सांसद हूं। क्या आपने उनको हटाया भाजपा से? आज भी वो सांसद बने हुए, भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए। क्यों उनकी हिम्मत हुई प्रधानमंत्री जी इस तरह के वाक्य बोलने की।
तो लोकतंत्र और फेडरलिज्म पे जो आपने कुठाराघात किया, चुनी हुई सरकारों को गिराने का पाप किया, संविधान की व्यवस्था को के साथ खिलवाड़ किया, उसके बारे में चुप्पी तोड़िए। 8वां सवाल, वेलफेयर स्कीम्स। प्रधानमंत्री जी का आपको याद होगा, संसद में खड़े होकर ऐसे ताली मार मार के मनरेगा स्कीम का मजाक उड़ाया था कि मैं मनरेगा को कभी बंद नहीं करूंगा। आज कोरोना के दौरान अगर किसी स्कीम ने लोगों को आर्थिक संबल दिया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखा, लोगों को भुखमरी में जाने से रोका, तो वो मनरेगा थी। आपने इन सारे स्कीम्स को, जो वेलफेयर स्कीम्स है, भले वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, मनरेगा हो, जिससे कि गरीब लोग, नीडी लोग, ट्राइबल लोग, जिनसे अपना एक 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 घर चलाने का उनको पैसा मिलता था, उन स्कीम्स में आपने भयंकर कटौती क्यों करी? जिन स्कीम्स ने कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाए रखा, उन स्कीम्स में आपने भयंकर कटौती क्यों की? प्रधानमंत्री जी, चुप्पी तोड़ी। और अंतिम सवाल, कोविड-19 को हम भूले नहीं है प्रधानमंत्री जी। 40 लाख 40 लाख पीपुल हैड डाइड। 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, आप अगर आंखें बंद करके सोचेंगे, हम में से हर व्यक्ति के कोई ना कोई व्यक्ति का देहांत हुआ है परिवार में कोरोना के दौरान। आपने अभी तक उन परिवारों को कंपनसेशन क्यों नहीं दिया, जबकि कंपनसेशन का उनका हक है? क्यों आपने अचानक से लॉकडाउन किया? वो तस्वीरें हमारे आंखों से बाहर नहीं हुई है कि लोग 500, 700, 1000, 1500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, बच्चा सूटकेस पर बैठा और माँ उस सूटकेस को खींचती हुई 200, 300 किलोमीटर चल रही है। तो इस कोविड-19 का अभी तक कंपनसेशन क्यों नहीं मिला? 40 लाख लोगों ने जान गंवाई, आपने अभी तक उनको कंपनसेशन नहीं दिया। आपके अचानक लॉकडाउन करने से हजारों लोगों की मौत हुई, और ना केवल मौत हुई, जिस तरह से वो अपने घर पहुंचे, वो मौत से कम भी नहीं था। तो ये 9 इश्यूज पे आज हमने सवाल पूछे। अर्थव्यवस्था, कृषि, करप्शन एंड क्रोनिज्म, चीन के और नेशनल सिक्योरिटी, सोशल हार्मनी, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्कीम्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कोविड-19 मिसमैनेजमेंट। 9 साल 9 सवाल, चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। कल हमने ये बुकलेट है, ये मैं आपके सबके आग्रह करूँगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के और प्रदेश कांग्रेस के हमारे सारे ऑफिस बियरर्स से, कि ये बुकलेट आपको व्हाट्सएप पे या मेल पर आपको भेजें। इस बुकलेट को आप पढ़िएगा। ये जो 9 इश्यूज़ हैं, इसके बारे में डिटेल में हर चीज़ का डिटेल डिस्कशन है। जैसे महंगाई का जो मैंने आंकड़ा आपके सामने रखा, तो ये वो टेबल है कि 2014 और 2023 के प्राइसेस में क्या अंतर है। जैसे मैंने आपके सामने जिस तरह से भ्रष्टाचार और मित्रवाद को बढ़ाया गया, ये वो भ्रष्टाचार और मित्रवाद की कहानी है कि 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों को जो मिला, वो किसका है? आज भी वो सवाल वहीं पे सार्थक है। जैसे मैंने आपके सामने चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया कि क्यों 1500 स्क्वायर किलोमीटर भारत माँ की भूमि पर चीन परमानेंट बंकर हेलीपैड बना के बैठा है। जैसे मैंने आपके सामने सामाजिक सद्भाव की बात करी कि क्यों ऐसा हुआ, दिल्ली हो या मणिपुर हो, सद्भाव जब बिगड़ता है, प्रधानमंत्री जी मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वो ना केवल मौन व्रत, कई बार तो विदेश चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है देश में। जैसे ही गर्मी पड़ती है, प्रधानमंत्री जी आपको ऐसे जगह पर मिलेंगे जहां तापमान 15-16 डिग्री है। हम यहाँ 45 डिग्री में बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी 15-16 डिग्री से वहाँ ज्ञान हमें देते हैं। फिर जैसे मैंने एक इश्यू आपको उठाया, लोकतांत्रिक संस्थाएं, तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़, और आप तो स्वयं, ये प्रदेश के लोग तो आज भी उस सरकार को स्वीकार नहीं करे जिसको उन्होंने नहीं चुना। जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, ये महाराष्ट्र के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, ये थोपी गई सरकार है, ये ऊपर से ये मैनेज सरकार है। और क्या क्या 50 खोखे की जो डायलॉग है, वो तो पूरे दुनिया में, देश में महाराष्ट्र सरकार का सिनोनियम बन चुका है। फिर
जन कल्याण योजनाएं जो मनरेगा की मैंने बात करी, तो सारा बजट किस तरह मनरेगा को वीकन किया गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट को वीकन किया गया, जितने भी राइट्स गरीबों को, नीडीज को, ट्राइबल्स को, दलित्स को दिए गए, उन राइट्स को वीकन किया गया। फिर कोरोना मिसमैनेजमेंट, हम भूले नहीं है ये तस्वीरें आज भी हमारी आंखों के सामने हैं। आज भी हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति को इस कोरोना महामारी में खोया है। 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर सरकार ने कंपनसेशन नहीं दिया, जो कि हमारा हक था। राहुल गांधी जी ने इसके बारे में संसद से लेकर सड़क तक सवाल पूछा, तो उनकी सदस्यता आप रद्द कर दो, कर दीजिए। एक क्या ऐसी 542 संसद की सदस्यता हमारी रद्द कर दो। पर जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है, और उन्हीं का वाक्य वापस दोहराता हूँ, फैक्ट्स आर फैक्ट्स एंड विल नॉट डिसअपियर ऑन अकाउंट ऑफ योर लाइकिंग। आपके अच्छा लगने और बुरा लगने से फैक्ट्स बदलते नहीं हैं। आंखें बंद करने से सच्चाई बदल नहीं सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात और मेरी बात वो सुनते हैं, ऐसा मुझे पता चला है। और नागपुर से बोल रहा हूँ, नागपुर से उनका प्रेम ज़्यादा है, तो यहाँ से उन जरूर सुनेंगे वो। और आज शाम को 5 बजे प्रेस वार्ता करके इन सारे सवालों का उत्तर दें, ब्लॉक से लेके, क्योंकि हमारा तो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। हमारे यहाँ ये सिस्टम तो है नहीं एक आदमी कमरे में जाए और दूसरे को प्रेसिडेंट चुन के आ जाए। हमारे यहाँ तो अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, आप गवाह हो उन सब चीज़ों के। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम विश्वास करते हैं। तो ये जो बुकलेट है, इसका पेनिट्रेशन ब्लॉक तक हम कर रहे हैं। ब्लॉक तक के हमारे कार्यकर्ताओं को इन सारी बुकलेट में लिखी हुई, और विस्तृत बुकलेट है, 33 पेजेज हैं इसमें टोटल, हिंदी वाले में, और इंग्लिश वाले में एक आध पेज कम है। तो इस बुकलेट का जो पेनिट्रेशन है हम नीचे तक कर रहे हैं, और आगे हम इस बुकलेट को जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है उसमें भी छपवा रहे हैं, ताकि लोगों को पता तो चले कि ये 9 साल में क्या हुआ। क्योंकि अभी आजकल कोई राजदंड करके कुछ ही की चर्चा बहुत हो रही है देश में। हम राजधर्म की बात करना चाहते हैं, वो राजदंड पे लगे हुए। तो हमारा तो राजधर्म पे है, और मैं तो उनको ही, नेताओं की बात उनको याद दिलाता हूँ। वाजपेयी जी ने क्या कहा था गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, राजधर्म निभाओ राजधर्म। आज भी मोदी जी, वाजपेयी जी का ही स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूँ, राजधर्म निभाओ राजधर्म, और इन 9 सवालों पे चुप्पी तोड़िए, इन 9 सवालों का जवाब दीजिए। देश में विमर्श राजदंड का नहीं, राजधर्म का होना चाहिए। हम राजदंड में इंटरेस्ट हमारे में से किसी का नहीं है। सेंगोल क्या कौन लाया, कैसे लाया, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। पर प्रधानमंत्री राजधर्म क्यों नहीं निभा रहे हैं, उस पर हर व्यक्ति का इंटरेस्ट है। चुनी हुई सरकारें क्यों गिर रही है, उस पर हर व्यक्ति का इंटरेस्ट है। महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आर्थिक असमानता क्यों बढ़ रही है, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम की लीगल गारंटी क्यों नहीं मिल रही है, इस पे हर व्यक्ति का इंटरेस्ट है। एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट दलित और विमेन, एसटीज, ओबीसीज क्यों बढ़ रही है, कास्ट सेंसस क्यों नहीं हो रही है देश में, मनरेगा का जो बजट है उसमें निरंतर कटौती क्यों हो रही है, चीन की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो भारत माँ की भूमि 1500 स्क्वायर किलोमीटर अपने कब्जे में लेकर बैठा है। इन सवालों का उत्तर प्रत्येक देशवासी जानना चाहता है। तो राजधर्म निभाओ और चुप्पी तोड़ो, 9 सवालों का जवाब दो। हम इसको पेनिट्रेट, आपके सवाल का एक लाइन में उत्तर, लास्ट लेवल तक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता को हम इसका जानकारी देंगे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस ब्लॉक में लोगों को बताए कि 9 साल में देश किस तरह बदहाल हुआ है। 9 साल देश बदहाल। अब मैंने तो, अगर इसमें एक भी डाटा गलत है, मैं चुनौती देता हूं उनको, एक डाटा भी इसमें गलत है तो मैं उनसे जाके व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा। एक डाटा गलत बता देता, क्यों, कैसे बोलने से थोड़ी होता है। अगर मैं कह रहा हूं 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी है, तो क्या नहीं हुई क्या? मैं कह रहा हूं कि जो डीजल 45-50 रुपए प्रति लीटर मिलता था, आज 100 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, ये गलत बोला क्या?
मैं कह रहा हूं कि 410 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर 1103 में मिल रहा है, गलत बोल रहा हूं क्या? मैं कह रहा हूं कि भारत मां की भूमि पर 1500 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि पर जो भारत मां की भूमि है उस पर चीन परमानेंट हेलीपैड बना के बैठा है, तो गलत बोल रहा हूं क्या? मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मनरेगा का बजट कम किया जा रहा है, तो गलत बोल रहा हूं क्या? मैं कह रहा हूं कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित, एससी, एसटी, विमेन, माइनॉरिटीज बढ़ी है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? मैं उनको चुनौती देता हूं। आई चैलेंज हिम and I will also advise him that by making these statements you are not going to become relevant, you become irrelevant for your own party. Now whatever you want to make a statement, that is not going to improve your relevance power. Do you understand what is the difference between annexe and the main building? मेन बिल्डिंग एक मंदिर है। आज संसद में एक प्याऊ और खुलवा दें और उसका उद्घाटन बोले आपने कर दिया था, एक वाटर टैंक लगवा दें उसका आपने किया था, एक लाइब्रेरी खुलवा दें उसका आपने किया था। अरे थोड़ा तो आर्ग्यूमेंट प्रॉपर दिया करो। आपको नहीं कह रहा मैम, जो लोगों ने ये सवाल पूछा तो उनके लिए ही बोल रहा हूं कि थोड़ा तो तर्क शक्ति रखिए। व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यू आर मेकिंग? यू आर कंपेयरिंग द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मंदिर का आप कंपेरिजन कर रहे हो एनेक्सी, कंपेरिजन कर रहे हो लाइब्रेरी, कंपेरिजन कर रहे हो कोई छोटा सा रीडिंग रूम या छोटा सा वाटर टैंक। डोंट मेक दिस टाइप ऑफ सिली आर्ग्यूमेंट्स। इन आर्ग्यूमेंट से प्रधानमंत्री जी आप और आपकी पार्टी और छोटी लग रही है, और जो दलित और जो ट्राइबल लोग हैं उनको विश्वास हो रहा है कि दलित और ट्राइबल देश का राष्ट्रपति तो बन सकता है, पर उनके हाथ से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन नहीं कराएगी। उनके मन में ये आ रहा है। हम तो बिल्कुल रहेगा मैम। आप तो देखिए आपके दो सवाल एक छोटा सा कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर रहा है। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो छोड़ के एंट्री आपकी मुश्किल कर देते हैं वो लोग। पहले ये पूछते हैं कि इनकी संघ आयु कितनी है। तो ये तो हकीकत है। मैं तो आपके 2 क्या 20 सवालों का उत्तर दूंगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो पत्रकारिता ही, जर्नलिस्ट ही है। तो हम चौथे स्तंभ को वीक करके लोकतंत्र को स्ट्रांग नहीं कर सकते। और आज हकीकत क्या हुई, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो रैंकिंग आई, क्या हम उस रैंकिंग को भूल गए? डे बाय डे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग गिर रही है दुनिया में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री जी ना कोई और मंत्री तो देखो नहीं करते हैं, मुझे समझ में आता है। उनके बेचारों के हाथ में पेन पेंसिल खरीदना भी नहीं है। पेन पेंसिल खरीदने के लिए भी अप्रूवल जाता है, तो वो पेन पेंसिल खरीद सकते हैं अपने मंत्रालय के। तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, मन की बात कहने की बजाय पत्रकारों की मन की बात सुनिए और देश की मन की बात सुनिए। तो मैम यू आर मोस्ट वेलकम। आई एश्योर यू देयर विल बी ए फ्री, और हम आपका वेलकम करेंगे और आपके कड़वे और कठोर सवालों को भी वेलकम करेंगे जैसा पहले किया करते थे। मैं वही तो कह रहा हूं, व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे आर मेकिंग कि भाई आपने अपने घर के नांगल में आपने क्यों नहीं बुलाया। अरे भाई कुछ तो सोचो, कुछ तो। लोकतंत्र का, और ये संसद किनके पैसों से बनी है? आपके मेरे हर हिंदुस्तानी के कर के पैसों से बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से पैसा नहीं आया है। उस मंदिर के उद्घाटन हो रहा है जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, और 20 विपक्षी दल नहीं जा रहे हैं। इसमें आप अपने बड़प्पन समझ रहे हैं, ये बड़प्पन नहीं है। प्रधानमंत्री जी पुनः कहता हूं, आप सच्चे हिंदुस्तानी की आवाज सुनिए। और वो ये कह रहा है कि खुले मन से, बड़े मन से राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को, और आपको पता होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही संसद की कार्रवाई चालू होती है। तो बंद करा दीजिए प्रधानमंत्री जी, आपका अभिभाषण चालू करा दीजिए कि प्रधानमंत्री अभिभाषण देंगे अपनी सरकार का। ये बंद करा दीजिए ये सारी संवैधानिक प्रक्रिया है। तो एक मैं थोड़ा सा क्या है डिटेल पर मैं भागने वाला नहीं हूं। जब तक आपका उत्तर नहीं होगा मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं जाऊंगा। तो ये बंद करा दीजिए, संवैधानिक व्यवस्था है। तो हमारा ये आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी खुले मन से सोचिए, अभी भी बुलाइए। मैं आपको एश्योर करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से
पहली पंक्ति में हमारे सारे सीनियर लीडर्स आएंगे और इस लोकतंत्र के मंदिर के महापर्व में ताली बजा बजा के शरीक होंगे। पर महिलाओं का, ट्राइबल्स का, आदिवासी समाज का, हम्बल बैकग्राउंड से निकले हुए उस व्यक्ति का अपमान मत कीजिए। दलित आदिवासी राष्ट्रपति तो बने, पर प्रधानमंत्री ने उनके हाथों से लोकतंत्र के मंदिर जिसका हक था कि वो उद्घाटन करे, उनको इस लायक नहीं समझा कि वो उनके हाथों से इस लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करे। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, आपको नहीं लगता हर चीज में सुप्रीम कोर्ट चले जाओ तो फिर संसद काहे के लिए? हम कह रहे हैं जेपीसी का गठन करो, क्यों डरते हो? लोकसभा में आपका सांसद ज्यादा है, जेपीसी में भी आधे से ज्यादा सांसद आपके होंगे। मोदी जी अपने ही सांसदों से डरते हैं क्योंकि उनमें इतना, बीजेपी के खुद के एमपीज में इतना ज्यादा मोदी जी के प्रति क्रोध है कि उनको लगता है यही सब मेरे को घर बैठा देंगे। मोदी जी इज अफ्रेड ऑफ बीजेपी ओन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आज और इसको मैं और आगे ले जाना चाहता था कि वो किससे डरते हैं, पर आज बर्थडे का मामला है इसलिए रहने दो। थैंक यू।